नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तर वैदिक काल की सभ्यता एवं संस्कृति को। तो दोस्तों, जो उत्तर वैदिक काल है उसका जो टाइम पीरियड है वो है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल को भी डिस्कस किया है, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। अगर आप लोग हिस्ट्री के BA फर्स्ट ईयर के हिस्ट्री के और ज़्यादा नोट्स वगैरह को देखना चाहते हैं और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कर लेना। उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो उत्तर वैदिक काल है वो ऋग्वैदिक काल के बाद का युग था, जिसमें वैदिक सभ्यता अधिक विस्तृत, संगठित और स्थायी रूप से विकसित हुई। इस काल की जानकारी मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ तथा आरण्य और उपनिषदों से मिलती है। तो दोस्तों, इस समय आर्य समाज गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में फैल गया और स्थायी कृषि पर आधारित समाज का विकास हुआ। अब हम लोग इसकी एक एक विशेषता को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास राजनीतिक व्यवस्था। तो दोस्तों, इसमें जो राजा की शक्ति थी वो बढ़ चुकी थी, यानी कि राजतंत्र का विकास हो चुका था। वह अब केवल एक जनजातीय प्रमुख नहीं बल्कि एक शक्तिशाली शासक बन गया था। और दोस्तों, इसमें जो है तो राजा अपनी सत्ता को मजबूत करने और विस्तार करने के लिए बड़े यज्ञों का आयोजन करने लग गया था, जिनको राज, सूर्य और अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। और दोस्तों, अगला है टैक्स कर प्रणाली। तो दोस्तों, जो राजा था वो बलि और भाग के रूप में कर को वसूलने लगा था। और जो सैन्य संगठन था, राजा की अस्थायी सेना विकसित होने लगी थी और हथियारों का भी प्रयोग बढ़ गया था। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों सामाजिक व्यवस्था की। तो सामाजिक व्यवस्था में दोस्तों वर्ण व्यवस्था जो है तो वो कठोर हो गई थी। जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो जन्म पर आधारित होने शुरू हो गए थे। मतलब इनको जन्म आधारित माना गया था। अब जिस जिस कुल में जन्म लेगा वो उसी कुल का माना जाएगा। अब उसको परिवर्तित नहीं कर सकते थे कर्म के आधार पर। और दोस्तों, सेकंड हेडिंग है ब्राह्मणों का प्रभुत्व। ब्राह्मणों की स्थिति बहुत मजबूत हो गई थी। उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों पर एकाधिकार कर लिया था। दोस्तों, एकाधिकार होता है मतलब वो केवल अब ब्राह्मण ही अनुष्ठान, जो धार्मिक अनुष्ठान थे उनको कर सकते थे। और दोस्तों, स्त्रियों की स्थिति। अब जो स्त्री महिलाएं थी उनकी स्थिति कमज़ोर हो चुकी थी। उन्हें वेद का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी और उनकी स्वतंत्रता भी सीमित हो गई थी। इसके बाद बात तो कर लेते हैं दोस्तों संयुक्त परिवार प्रथा की। परिवार पितृसत्तात्मक बना रहा था। पितृसत्तात्मक दोस्तों, यानी कि जो पिता था वो मुखिया होता था घर का और जिसके अंडर सभी को रहते थे, मतलब घर में। और जो गृहस्थ जीवन था उसको महत्वपूर्ण माना गया था अभी भी। अब बात करें दोस्तों आर्थिक व्यवस्था की। तो आर्थिक व्यवस्था में पहला हेडिंग है कि कृषि का विकास। इस समय जो है तो हल कृषि, धान और गेहूँ की खेती शुरू हो गई थी। और जो लोहा मिलने से इस समय हथियार और औजार भी बनने लगे थे, यानी कि शिल्प और उद्योग भी स्थापित होने लगे थे। और वस्तु विनिमय प्रणाली के साथ साथ निष्क और शतमान नामक प्राचीन सिक्कों का भी प्रचलन बढ़ गया था। यानी कि व्यापार में अब इस वक्त मतलब जो है तो व्यापार भी बढ़ गया था और सिक्कों का भी प्रयोग होने लग गया था। लेकिन ऋग्वैदिक काल में सिर्फ वस्तु विनिमय ही था। इसके बाद दोस्तों नगरों का विकास। तो इस काल में व्यापारिक नगरों की स्थापना भी हुई थी, जैसे कि कौशाम्बी, वाराणसी और हस्तिनापुर। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नंबर 4 धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन की। तो दोस्तों, इसमें जो है तो ब्राह्मणवाद और आत्मा परमात्मा का सिद्धांत, यानी कि उपनिषदों में आत्मा, ब्रह्मा और मोक्ष के विचारों का विकास हुआ था और बड़े यज्ञों का आयोजन होने लगा था, जिससे ब्राह्मणों का महत्व बढ़ गया था। यानी कि जो यज्ञ थे वो बहुत जटिल हो गए थे इस वक्त। और इसमें जो तो भक्ति मार्ग का उदय भी हो गया था। कर्मकांड से उबकर लोगों ने भक्ति की ओर तथा ध्यान की ओर रुख कर लिया था।
इसके बाद दोस्तों नंबर 5 पे हम लोग देखेंगे साहित्य और शिक्षा के बारे में। तो इसमें जो शिक्षा प्रणाली थी वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। इसमें शिक्षा का केंद्र गुरुकुल बने और जहाँ पर ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में अध्ययन होता था, यानी कि पढ़ाई लिखाई ब्राह्मण के मार्गदर्शन से ही होती थी। और इसके बाद दोस्तों जो संस्कृत भाषा का विकास भी इस काल में हुआ था। इस काल में संस्कृत भाषा का अधिक परिष्कृत। अगला दोस्तों धार्मिक ग्रंथों की रचना। यहाँ पर जो उत्तर वैदिक काल है इसमें ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य और उपनिषदों की रचना भी हुई। तो दोस्तों लास्ट में देख लेते हैं निष्कर्ष। तो दोस्तों कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि उत्तर वैदिक काल में जो समाज था वो अधिक संगठित, राजतंत्र मजबूत और वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी। और जो धार्मिक विचारधाराएँ जटिल हुई, लेकिन इसके साथ ही आध्यात्मिक विचारों का भी विकास हुआ, यानी कि आध्यात्मिक विचारों का विकास हुआ। इस काल में भारतीय समाज के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक बदलावों की नींव, यानी कि इस काल ने जो भारतीय समाज था उसके राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक बदलावों की नींव रखी। वो थोड़ा एडवांस हो गए थे पहले के मुकाबले, और जिसे आगे चलकर महाजनपद और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। दोस्तों इसके बाद जो अगली वीडियो है वो इसी के ऊपर होने वाली है। इसमें हम लोग महाजनपदों के बारे में जानेंगे और जो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की उत्पत्ति हुई थी उसके बारे में जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, इसको कमेंट करना, अपनी फीडबैक हमें बताना तथा इसको अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।